नमस्कार, आपके साथ मैं हूं समीर अब्बास। फुल एंड फाइनल में आपका स्वागत है। आज कई बड़ी खबरें हैं फुल एंड फाइनल में आपके लिए। 4 बजे की 4 बड़ी खबरें सबसे पहले आपको बता दें तो 4 बजे की 4 बड़ी खबरें लेकर हम आपके सामने हाजिर हैं। पहली बड़ी खबर यही है कि अलेप्पो पर विद्रोहियों का कब्जा हो गया है। सीरिया के अंदर यह बहुत बड़ा डेवलपमेंट हुआ है। सीरियाई शहरों पर रूस की तरफ से बमबारी की जा रही है। यानी बशर अल असद की सरकार के साथ कौन खड़ा है? रूस जैसा शक्तिशाली देश। रूस की अमेरिका को न्यूक्लियर वार्निंग भी सामने आई है। वहीं नेटो के नए वॉरफेयर सेंटर के बारे में भी हम आपको देंगे पूरी अपडेट। हमारे साथ कुछ खास मेहमान मौजूद हैं। मेजर जनरल जीडी बख्शी साहब, बहुत स्वागत है आपका। विदेश मामलों के जानकार प्रोफेसर राजन कुमार हमारे साथ मौजूद हैं, सर आपका भी स्वागत। कमोडोर जीजे सिंह साहब भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, सर आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। आप सबसे बातचीत का सिलसिला शुरू करें उससे पहले बड़ी खबर गाजा से जुड़ी। गाजा में इजरायली सेना का बड़ा हमला हुआ है। राफा में नहाल ब्रिगेड का ग्राउंड ऑपरेशन सामने आया है। अस्पताल और मस्जिद में मौजूद हमास के ठिकानों पर किया गया है अटैक। ये देखिए तस्वीरें। हमास के लॉन्च पैड को तबाह करने का दावा किया गया है इस ताजा हमले में। और बड़ी खबर सेंट्रल गाजा से। सेंट्रल गाजा में इजराइल का भीषण एयर अटैक हुआ है। दीर अल बलाह इलाके में इजराइल ने बमबारी की है। हमास के रेडी टू फायर रॉकेट लॉन्चर पर यह हमला बोला गया। तस्वीरें आपके सामने सेंट्रल गाजा में हुई इजरायली बमबारी की। और सीरिया में विद्रोहियों की नॉनस्टॉप फायरिंग हो रही है। हामा इलाके में विद्रोहियों का बड़ा हमला हुआ है। सीरियाई सैनिकों पर फायरिंग करते दिखे एसटीएस के फाइटर्स। ये देखिए कैसी जंग चल रही है यहां पर विद्रोहियों और बशर अल असद की सेना के बीच। रॉकेट लॉन्चर से भी सीरियाई सेना पर अटैक किए जा रहे हैं। ये देखिए तस्वीर। अल्लाहु अकबर। आजत ईदक। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। तो सीरिया में विद्रोहियों की फायरिंग की तस्वीरें आपने देखी। 2 बड़ी खबरें। पहली गाजा से जहां इजरायली सेना का बड़ा हमला हुआ है, और राफा में नहाल ब्रिगेड का ग्राउंड ऑपरेशन कैसे चल रहा है उससे जुड़ी अहम तस्वीरें हैं। और दूसरी बड़ी खबर सीरिया से जहां पर विद्रोहियों की नॉनस्टॉप फायरिंग की तस्वीरें लगातार सामने आ रही हैं। हामा इलाके में विद्रोहियों ने बड़े हमले को दिया है अंजाम। और देखिए इदलिब में सीरियाई विद्रोहियों का बड़ा हमला हुआ है। रूसी सेना के बेस पर दागे गए हैं मल्टीपल रॉकेट। हामा में भी सीरियाई आर्मी बेस पर रॉकेट अटैक हुआ। ये देखिए। और यूक्रेन में रूसी सेना का मिसाइल अटैक हुआ है। डोनेट्स्क में यूक्रेनी सैन्य बेस पर दागी गई मिसाइलें। मिसाइल हमले में 10 यूक्रेनी ठिकाने तबाह हो गए। ये रूस ने किया है दावा। तो ये 2 बड़ी खबरें ये रही आपके सामने। हामा में सीरियाई आर्मी बेस पर रॉकेट अटैक किया गया है। बड़ी जंग यहां पर अब देखने को मिल रही है। और इदलिब में सीरियाई विद्रोहियों का हमला हुआ है। दूसरी तरफ हमले में 10 यूक्रेनी ठिकाने तबाह हुए हैं। रूसी सेना ने दरअसल यूक्रेन के अंदर ये मिसाइल अटैक किया है। ये दोनों हमले इस वक्त TV9 भारतवर्ष पर आपके सामने। और वहीं जॉर्जिया से अहम खबर है। जॉर्जिया में सरकार के खिलाफ हिंसक विरोध प्रदर्शन शुरू हो गए हैं। जॉर्जिया की राजधानी तिब्लिसी में हिंसक प्रदर्शन हुए। प्रदर्शनकारियों ने पुलिस पर फायर क्रैकर से हमला किया। ये देखिए, सरकार के यूरोपीय संघ में शामिल होने की वार्ता रोकने पर
लोग किस कदर गुस्से में हैं, ये तस्वीरें आपके सामने। तो आतिशबाजी और फायर क्रैकर्स का इस्तेमाल कैसे हमले के लिए किया जा रहा है, ये आपने देखा। वहीं जॉर्जिया में 6 शहरों तक फैल चुका है हिंसक विरोध प्रदर्शन। प्रदर्शनकारियों ने तिब्लिसी के फ्रीडम स्क्वायर में जमकर तोड़फोड़ की है। 6 शहरों में अब विरोध की आग जो है वो फैलती नजर आ रही है। पुलिस ने आंसू गैस के गोले और पानी की बौछार कर इस विरोध को रोकने की कोशिश की है। हिंसक प्रदर्शन में अब तक 100 से ज्यादा लोग गिरफ्तार हुए। और वहीं बड़ी खबर यह आ रही है कि जॉर्जिया की संसद में भी घुसने की कोशिश की है प्रदर्शनकारियों ने। यहां पर घुसपैठ की कोशिश हुई है, यह बड़ी खबर है। संसद भवन के परिसर में जुटे सैकड़ों प्रदर्शनकारी अंदर घुसने की कोशिश की। पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को संसद में घुसने से रोका। खासी मशक्कत करनी पड़ी पुलिस को इन प्रदर्शनकारियों पर काबू पाने। और हमारे साथ प्रोफेसर राजन कुमार मौजूद हैं। राजन सर, किस तरह से आप देखते हैं जॉर्जिया में जो कुछ हो रहा है, ये अपने आप में बड़ा चौंकाता है। संसद के अंदर दाखिल होने की कोशिश कर रहे हैं प्रदर्शनकारी और विरोध चरम पर नजर आ रहा है। क्या सबसे बड़ा रीजन आप मानते हैं इसका? देखिए समीर, जो ये इनको बोला जाता है, ये सारे जो स्टेट्स हैं पोस्ट सोवियत स्टेट्स हैं, तिबिलिसी जिसकी बात आप कर रहे थे, मैं वहाँ पे गया हूँ, कई रिसर्च भी उस पर किया हूँ। तो वहाँ पे जो पॉलिटिक्स है वो बदल गया है। जॉर्जिया में पहले स्थिति थी यूक्रेन जैसी स्थिति थी, जहाँ पे सत्ता परिवर्तन की पश्चिमी देशों ने कोशिश की थी। वहाँ पे जो लीडर थे वो वेस्ट प्रमोटेड थे, लेकिन अभी वहाँ पे उल्टा हो गया है। वहाँ पे जो रूस की समर्थक पार्टी है वो वहाँ पे जॉर्जिया ड्रीम करके नाम है उसका, तो वो वहाँ पे सत्ता में आ गई है। और उसने बिल्कुल जो प्रो वेस्टर्न पॉलिसी थी, जो यूरोपियन यूनियन से ज्वाइन करने या पार्टनरशिप एक्ट साइन करने का प्लान था जॉर्जिया का, उसको उन्होंने निरस्त कर दिया है। और वो यूरोपियन यूनियन लगता है, उनको नहीं लगता है कि यूरोपियन यूनियन कभी मेंबर बनाएंगे, तो वो अब प्रो रशियन पॉलिसी उन्होंने अपना लिया है। और जो रशियन डिसिडेंट जो जॉर्जिया में भाग के रहते थे उनको भी वहाँ से भगाना शुरू कर दिया है, यह कह के कि हम अपने देश से रूस के विरोध एक्टिविटी नहीं होने देंगे। तो इस कारण से जो प्रो वेस्टर्न यानी कि पश्चिम के समर्थित जो वहाँ पे सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, एनजीओज हैं और जो लोग हैं वो वहाँ पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं। और वो वहाँ पे बदलाव जो जिस ढंग की पॉलिसीज आ रहे हैं उसको रोकने की कोशिश कर रहे हैं। और जॉर्जिया में पहले भी आप जानते हैं रूस का जो सबसे पहला इंटरवेंशन हुआ था वो 2008 में हुआ था, और वो जॉर्जिया में हुआ था। मैं रूस की बात कर रहा हूँ, सोवियत यूनियन की बात नहीं कर रहा हूँ। तो सबसे पहले 2008 में पहली बार रूस ने मिलिट्री दूसरे देश में भेजी थी, वो जॉर्जिया में भेजा था। और उसके बाद वहाँ पे 2 छोटे प्रोविंस है जिसको कि रूस ने इंडिपेंडेंट डिक्लेयर कर दिया था। उसका नाम है अबखाजिया और साउथ ओसेशिया। तो तभी से वहाँ पे रूसी समर्थन और जो रूस के विरोध में है पश्चिमी समर्थित लोग, उनमें आपस में मतभेद है, और वही राजनीति आपको दिख रही है जॉर्जिया। बिल्कुल, और इस राजनीति का असर देखिए आज की तारीख में क्या नजर आ रहा है जॉर्जिया के अंदर। वाकई हंगामा बरपा हुआ है इस वक्त जॉर्जिया में, तमाम शहरों की सड़कों पर। और इस वक्त एक बड़ी खबर है सीरिया से। सीरिया में रूस की विध्वंसक एयर स्ट्राइक से कोहराम मचा हुआ है। अल नुसरा फ्रंट के काफिले पर भीषण बमबारी हुई है। अलेप्पो में सीरियाई नेशनल आर्मी के ठिकाने कर दिए गए तबाह। हमले में कई विद्रोहियों की मौत का किया गया है दावा। यहां पर संघर्ष बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। अलेप्पो में रूसी एयर स्ट्राइक के बाद देखिए किस तरह से ये जो पूरा ठिकाना था विद्रोहियों का वो हो गया तबाह। और रूसी एयर स्ट्राइक से दहल गया सीरिया का इदलीब। अल नुसरा फ्रंट के हेडक्वार्टर पर बमबारी हुई है। हमले में अल नुसरा फ्रंट को भारी नुकसान हुआ है। इदलीब के ज्यादातर इलाकों पर विद्रोहियों का कब्जा हो गया है। तो ये कब्जा जो है बढ़ता जा रहा है विद्रोहियों का। अलेप्पो शहर पर कब्जे का दावा किया गया है और इदलीब के भी ज्यादातर इलाकों पर विद्रोही हावी हो चुके हैं। ये खबरें सामने आ रही हैं।
और सीरिया में अल कायदा के ठिकानों पर बमबारी हुई है। रूसी फाइटर जेट्स ने भीषण एयर स्ट्राइक की। धमाकों में तबाह हो गया अल कायदा का ठिकाना। हमलों में कई लड़ाकों की मौत का दावा किया गया है। और हमारे साथ इस वक्त जीडी बख्शी साहब मौजूद हैं। बख्शी साहब, जब सीरिया का जिक्र होता है तो हमें वो क्रूर बर्बर आतंकी संगठन आईएसआईएस जो है उसकी भी कड़वी यादें जो हैं वो जहन में जिंदा हो जाती हैं। हम जानते हैं किस तरह से रूस और ईरान ने मिलकर आईसिस का यहां पर खात्मा किया था, लेकिन आज जिस तरह से विद्रोही बशर अल असद की सरकार के खिलाफ एकजुट होकर विद्रोह पर आमादा नजर आ रहे हैं, जिस तरह से सीरिया में कब्जा किया जा रहा है, इसके पीछे आप किसको सबसे बड़ी वजह मानते हैं? क्या यहां पर सीरिया में अमेरिका और तुर्की एक प्लेटफॉर्म पर खड़े नजर आते हैं? बेशक बेशक। देखिए, बात ऐसी है कि जैसे ही सीज फायर हुआ लेबनान में हिजबुल्लाह के बरखिलाफ, हाँ। इजराइल बिल्कुल क्लियर था कि ज़्यादातर जो सप्लाई रूट हैं ईरान के, और जो कि जिससे कि वो हिजबुल्लाह हमास आदि को मदद पहुंचा रहे हैं, वो सब सीरिया के थ्रू होके आते हैं। तो जैसे ही उनका सीज फायर हुआ, उन्होंने पूरी की पूरी ताकत इस तरफ झोंक दी है और ये जो रेबल्स हैं उनका बखूबी इस्तेमाल किया है। ये इलाके पे हावी हो चुकी थी सीरिया की सेना कोई सन 2016 में। अब वो निश्चिंत हो गए थे सीरियाई सैनिक, क्योंकि वहाँ बहुत सारे हिजबुल्लाह के फाइटर्स थे और ईरान के फाइटर्स थे, उनके रेवोल्यूशनरी गार्ड्स के फाइटर थे। तो वो निश्चिंत होकर बैठे थे और सडनली सरप्राइज अटैक किया है। ये जो रेबल्स हैं, ज़्यादातर तुर्की बैक्ड है ये रेबल्स जी, इन्होंने, और CIA के बैक्ड रेबल्स हैं। इसमें कि ISIS शामिल है, इसमें अलकायदा शामिल है, जो कि कभी अमेरिका की सबसे बड़ी दुश्मन मानी जाती थी, आज वो अमेरिका के भाड़े के पिट्ठू बन गए हैं और वो बशर अल असद को तख्ता पलटने की कोशिश कर रहे हैं। और उन्होंने जो कि ये जो बड़ा शहर है, दो बड़े शहर हैं इदलिब और एलेप्पो सीरिया के, उनके ऊपर भीषण हमला और सरप्राइज अटैक किया। तकरीबन वो उन्होंने कब्जा कर लिया। लेकिन तब देखिए कि रूस ने बड़ा भीषण पलटवार किया है। उन्होंने FAB बॉम्ब्स, यानी जो ग्लाइड टॉस बॉम्ब्स हैं जी, एक पूरा उनका एंटोनोव एयरक्राफ्ट भर के उन्होंने भेजे यहाँ पे, और उससे वो भीषण बमबारी कर रहे हैं, जिससे काफ़ी नुकसान हुआ है इन जो लड़ाके हैं अल शाम्स वगैरह के। और 3 जो डिविजन्स हैं सीरिया की फ़ौज की, वो दमास्कस की, दमिश्क की तरफ से भेजी गई हैं यहाँ पे, ताकि वो इनसे लड़ सकें, कंट्रोल दोबारा रिगेन कर सकें एलेप्पो के शहर का और इदलिब के शहर का। यहाँ पे ये, लेकिन देखिए बिल्कुल इजराइल की लड़ाई जो है उसके साथ जुड़े हैं, क्योंकि पीछे काफ़ी हमले कर रहे थे सीरियाई शाइट मलिशियाज ऑल्सो, जो कि अपने हिजबुल्लाह के सैनिक जो सीरिया में थे, वो अमेरिकन बेसिस पे भी हमला करने की कोशिश कर रहे थे। तो ये पलटवार है। और दूसरा, ये रूस के ऊपर भी दबाव डालने का तरीका है, ताकि रूस जो कि बड़ी बढ़त हासिल कर रहा है यूक्रेन में, उसको अपनी एनर्जीज डाइवर्ट करनी पड़े अलग अलग लड़ाइयों के लिए। बिल्कुल सही आपने कहा सर। और रूस का जबरदस्त तरीके से इन्वॉल्वमेंट हमें सीरिया में नजर भी आ रहा है। बशर अल असद की सरकार को बचाने के लिए, इस विद्रोह को दबाने के लिए रूस का इन्वॉल्वमेंट जो है वो साफ तौर पर दिख रहा है सीरिया के अंदर। वहीं रूस और सीरिया की ज्वाइंट एयर स्ट्राइक से कोहराम मचा हुआ है। इदलिब के बाहरी इलाके में बॉम्ब बरसाए गए। हमले में तबाह तुर्किस्तान पार्टी का मुख्यालय भी हो गया। जिस्र अल शुगौर इलाके में धमाके हुए और इससे जबरदस्त दहशत देखी जा रही है इस पूरे इलाके में। और देखिए, अलेप्पो से एक अहम खबर है। अलेप्पो में रूसी हमले से विद्रोही गुट को भारी नुकसान हुआ है। रूसी एयर स्ट्राइक में मारे गए कई सीरियाई विद्रोही। तहरीर अल शाम के ठिकाने पर रूसी एयर अटैक हुआ है, जिसमें खासा नुकसान हुआ है विद्रोही गुटों को। ये खबर सामने आ रही है।
तो रूस बशर अल असद की सरकार के साथ मिलकर यहां पर विद्रोही गुटों पर हमलावर नजर आ रहा है। ताबड़तोड़ हमले किए गए हैं और विद्रोही गुटों की कमर तोड़ने की गई है कोशिश। और देखिए, इस बीच विद्रोहियों को असद ने बहुत बड़ी चेतावनी दी है। विद्रोहियों को नष्ट कर देगी सीरियाई सेना। विद्रोहियों के मंसूबे कभी कामयाब नहीं हो पाएंगे। सहयोगी देशों की मदद से हमले हम नाकाम करेंगे, ये बशर अल असद की तरफ से कहा गया है। और देखिए, सीरिया में बिगड़ते हालात पर एक्शन में है ईरान। ईरान के विदेश मंत्री पहुंच रहे हैं सीरिया के बाद वो तुर्की जाएंगे। अब्बास अराक्ची के दौरे को लेकर ये बड़ी खबर सामने आ रही है। रूसी विदेश मंत्री से बातचीत में सीरिया को ईरानी समर्थन मिला है। रूस के साथ मिलकर विद्रोहियों के खिलाफ एक्शन प्लान पर काम करेगा ईरान। और इस बीच सीरिया के हालात जो हैं वो लगातार बिगड़ते नजर आ रहे हैं। इराक ने सीरिया से लगा बॉर्डर बंद कर दिया है। अलेप्पो, इदलीब, हमा में तहरीर अल शमा पर कब्जा हो गया है। कई स्ट्रैटेजिक ठिकानों पर विद्रोहियों ने कब्जा जमा लिया है। यह खबर सामने आ रही है। लगातार पीछे हो रही है असद समर्थित सेना। इराक ने बंद कर दिया है सीरिया से लगा अपना बॉर्डर। तो सीरिया में हालात आउट ऑफ कंट्रोल होते नजर आ रहे हैं। देखिए, जो डेवलपमेंट है वो बहुत अहम है और सीरिया में तमाम महाशक्तियों का इन्वॉल्वमेंट अब नजर आ रहा है। इराक ने सीरिया से लगा अपना बॉर्डर जो है वो बंद कर दिया है और इस तरह से अपने रुख को साफ किया है। जॉर्डन ने सीरिया बॉर्डर पर चौकसी और ज्यादा बढ़ा दी है। ये इस वक्त सीरिया के हालात हैं। अलेप्पो, इदलीब, हमा में तहरीर अल शाम का कब्जा हो गया है। यानी एक बड़े हिस्से पर, सीरिया के एक बड़े हिस्से पर अब ऐसा लग रहा है कि विद्रोही कब्जा जमा चुके हैं। तो ये स्थितियां इस वक्त सीरिया के अंदर नजर आ रही हैं। सीरिया में हालात आउट ऑफ कंट्रोल होते हुए हमें नजर आ रहे हैं। हमारे साथ जीजे सिंह साहब भी मौजूद हैं। सिंह साहब, ये जो हालात बने हुए हैं, इसके पीछे आप सबसे बड़ी वजह क्या मानते हैं? क्योंकि इजराइल के फ्रंट पर अभी ईरान उलझा हुआ है, यूक्रेन फ्रंट पर अभी रूस उलझा हुआ है और ऐसे में विद्रोहियों को बाकायदा यहां पर हवा देकर बशर अल असद की सरकार के खिलाफ जिस तरह से सड़कों पर उतारा गया है, जिस तरह से सेना से मुकाबला इस वक्त हमें सीरिया की सड़कों पर नजर आ रहा है, उसके पीछे मंशा क्या है, मोटिव क्या है? क्योंकि बार बार जिक्र हो रहा है कि यह सारा खेल अमेरिका और तुर्की का है। जी बिल्कुल। इसका मेन रीजन जो है वो ये है कि ये जो हिजबुल्लाह है, हिजबुल्लाह एक बड़ी ताकत थी सीरियन फोर्सेस के लिए, बिकॉज इन दोनों का आपस में बहुत करीबीपन था, दोस्ती थी, एक दूसरे की सपोर्ट थी। हाँ। अभी इजराइल ने जो हिजबुल्लाह है उसको कंसिडरेबली बहुत हद तक कमजोर कर दिया है। उसके जितने एमुनेशन डिपो थे, उसकी जितनी फौज थी, या जो उसके अच्छे ठिकाने थे स्ट्रैटेजिक, उनके ऊपर बम्बार्डमेंट के उसको कहा जाता है कि 70% उसको नुकसान पहुंचा दिया है और हिजबुल्लाह कमजोर पड़ चुका है। हिजबुल्लाह कमजोर होने से और दूसरी जगह पे जो रशिया का पैर यूक्रेन में फंसा हुआ है, तो हमने देखा है कि ये सीरिया की जो आर्मी उसको भी काफी कमजोरी मिली है, नुकसान पहुंचा है। तो ऐसे हालातों को देखते हुए अभी अमेरिका, टर्की और इसके पीछे मोसाद, जो इजराइल भी आ जाता है, क्योंकि अलेप्पो में एक खास बात यह है कि अलेप्पो और जेरूसलम जो इजराइल है, इसका बड़ा क्लोज रिलेशन हिस्टोरिकली रहा है। अलेप्पो एक ऐसी जगह है जहां पे हिब्रू की सिस्टर लैंग्वेज बोली जाती है और जिसको अरामिक कहते हैं। तो उनका आपस में बड़ा जिसे कहते पहले से हिस्टोरिकली भी काफी तालमेल था, उनका रिश्ता था। तो इसीलिए जब उन्होंने देखा कि हिजबुल्लाह कमजोर हो चुका है, सीरिया उस पर डिपेंडेंट था क्योंकि ईरान उसके पीछे खड़ा हुआ था,
तो ये हालातों को वे करते हुए, उनको समझते हुए, तोलते हुए उन्होंने एक अच्छी अपॉर्चुनिटी समझी है और रेबल्स को एक्टिवेट कर दिया है। और दूसरा जो टर्की है उसका बॉर्डर लगता है सीरिया के साथ, और उन्होंने वहां से उसको पूरी फोर्स दे दी है। तो अभी प्रॉब्लम ये है कि जो रशिया है उसको भी दूर से वहां पे मदद भेजनी पड़ती है, चाहे वो वेपन्स हो, चाहे जैसी भी उनको जरूर सपोर्ट चाहिए। और टर्की बिल्कुल साथ पड़ता है, इजराइल बिल्कुल साथ पड़ता है। तो इसलिए ये इनका हौसला रेबल्स का बुलंद हो चुका है बिल्कुल। और उसका रिजल्ट ये है कि जो आप अभी बता रहे थे कि आधे तक ऑलमोस्ट अलेप्पो और एक और जो इदबिल है उसका, दोनों को इन्होंने कब्जे में कर लिया है। और सीरिया की मदद के लिए भी रूस बम्बार्डमेंट तो करेगा, हाँ, मगर उसके पास फिर प्रॉब्लम आ जाती है कि कब्जा तभी होता है जब इन्फेंट्री उसको अपने कब्जे में लेती है। इन्फेंट्री को मिलती नहीं है उनके पास, नहीं रशियंस के पास, वो तो नॉर्थ कोरिया पहाड़े के उन्होंने दिए हुए। तो इसलिए ये काफी कमजोर हो चुका है मेरी। बिल्कुल। और अभी तो खबर यही आ रही है कि असद की सेना को कई जगहों पर पीछे हटना पड़ा है। मतलब विद्रोहियों की ताकत जो देखिए आप कितनी बढ़ चुकी है इस पूरे के पूरे रीजन में, कि अमेरिका और तुर्की के दम पर वो सीरिया के अलग अलग इलाकों पर कब्जा कर रहे हैं। वहीं यूक्रेन से अहम खबर है, यूक्रेन के बाखमुत पर कब्जे की लड़ाई चल रही है। बाखमुत में रूसी हाइडआउट पर हमला हुआ है, यूक्रेन की स्पेशल फोर्स का रूसी फोर्स पर हमला। ये देखिए अपार्टमेंट के खंडर में यूक्रेनी सेना का ऑपरेशन कैसे चल रहा है। 21वीं सदी में ऐसी जंग होगी ये शायद ही किसी ने सोचा था, लेकिन ऐसा हो रहा है। अपार्टमेंट के खंडर में दोनों तरफ की सेना आमने सामने। ये देखिए और देखिए यूक्रेन ने मार गिराया है रूसी ड्रोन। आसमान में खाक कर दिया गया शाहेद ड्रोन को। मोबाइल एयर डिफेंस सिस्टम ने इसे तबाह किया। एयर डिफेंस सिस्टम को टारगेट कर रहा था ड्रोन और इसे मार गिराया गया है। उसकी तस्वीरें कैमरे में कैद हुई हैं। ये देखिए किस तरह से इस ड्रोन को मार गिराया। और इस बीच रूस की अमेरिका को परमाणु विध्वंस की चेतावनी। अमेरिका के साथ परमाणु युद्ध की वार्निंग। रूस के उप विदेश मंत्री सर्गेई रयाबकोव ने यह चेतावनी दी है। रूस और अमेरिका के बीच परमाणु टकराव के नतीजे विनाशकारी होंगे। परमाणु परीक्षण पर विचार कर रहा है रूस, ये कहा है रयाबकोव ने। तो देखिए रूस के उप विदेश मंत्री सीधे सीधे ये चेतावनी दे रहे हैं, परमाणु विध्वंस की चेतावनी दी जा रही है। रूस के उप विदेश मंत्री रयाबकोव ने अमेरिका को यह वार्निंग दी है। रूस अमेरिका के बीच परमाणु टकराव के नतीजे विनाशकारी होंगे। रयाबकोव ने परमाणु हमले की आशंका से इनकार नहीं किया है। रयाबकोव के मुताबिक रूस परमाणु परीक्षण भी कर सकता है। प्रोफेसर राजन कुमार हमारे साथ मौजूद हैं। राजन कुमार जी, किस तरह से आप देखते हैं? और परमाणु विध्वंस की चेतावनियां तो काफी अरसे पहले से दी जा रही हैं, लेकिन अब ग्राउंड पर रूस की तरफ से वो तैयारियां भी नजर आ रही हैं जिनको देखकर ऐसा लगता है कि ये हो सकता है, ये मुमकिन है। देखिए समीर, अभी जो धमकियां तो काफी पहले से आप जानते हैं, मेदवेदेव पहले लगातार दे रहे थे। फिर जो न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन था रूस का, जिसमें पहले यह बोला था कि कोई भी नॉन न्यूक्लियर स्टेट है तो उस पर पहला अटैक रूस नहीं करेगा क्योंकि रूस न्यूक्लियर स्टेट है। उसको उस नीति को उन्होंने परिवर्तन किया था। लेकिन अभी जो ग्राउंड पर वहाँ पे जो स्थिति में परिवर्तन हुई है समीर, वो यह है कि अभी जो अमेरिका ने अलाउ किया कि एटैकम्स को यूक्रेन यूज़ कर सकता है, उसके बाद रूस ने एक ऑरेसनिक में जो मिसाइल भेजा था उसको इंटरमीडिएट रेंज मिसाइल बोला जाता है। तो उससे यूरोप में काफ़ी घबराहट है। वहाँ के न्यूज़पेपर को पढ़ेंगे उनको लगता है कि चूंकि इस मिसाइल को डिटेक्ट नहीं किया जा सकता, यूरोप के पास कोई ऐसे साधन नहीं है, एंटी मिसाइल सिस्टम नहीं है जिससे कि वो अपने आप को प्रोटेक्ट कर पाए। और उसमें क्षमता है कि वो 12 से लेकर 18 मिनट में जर्मनी, फ्रांस से लेकर वो इंग्लैंड तक, लंदन तक पहुँच सकता है। तो वैसे में और उसे न्यूक्लियर वॉरहेड से लैस भी किया जा सकता है।
जी, मैं न्यूक्लियर अभी न्यूक्लियर उन्होंने टेस्ट नहीं किया, लेकिन जरूरत पड़े तो न्यूक्लियर लैंच किया जा सकता है। और वही नहीं है, अगर न्यूक्लियर नहीं भी है तो भी उसका जो परिणाम होगा ये न्यूक्लियर बॉम्ब जैसा भी हो सकता है, क्योंकि रूस के पास वो कैपेसिटी है कि कन्वेंशनल बॉम्ब से भी उस ढंग के वो डैमेज कर सकता है। तो इससे काफ़ी घबराहट है। यूरोपियन जो सेंटर्स हैं वहाँ पे ब्रसल्स में वो काफ़ी घबराहट है, और काफ़ी लोगों को लग रहा है कि जो युद्ध की स्थिति है वो काफ़ी खराब होते जा रही है और यूरोप में चिंता का विषय बनता जा रहा है। बिल्कुल, ये बहुत महत्वपूर्ण बात आपने कही। और देखिए, इस बीच एक अहम खबर नाटो से जुड़ी आ रही है। आर्कटिक क्षेत्र में नाटो का बड़ा एक्शन नजर आया है। नॉर्वे में नाटो का नया वॉरफेयर सेंटर तैयार हुआ है। सोरेसा में नाटो का एम्फीबियंस वॉर सेंटर में ब्रिटेन, अमेरिका के सैनिकों की तैनाती की गई। आर्कटिक में रूस को चुनौती दे रहा है नाटो। तो देखिए, आर्कटिक रीजन में नाटो का यह नया सेंटर, नॉर्वे में नाटो का नया एम्फीबियंस वॉरफेयर सेंटर तैयार हो गया है। आर्कटिक रीजन में रूसी मूवमेंट पर यह नजर रखेगा। नाटो सेंटर सोरेसा में नाटो के एम्फीबियस सेंटर में बड़ी तैनाती की गई है। नए वॉरफेयर सेंटर में तैनात हुए अमेरिका, यूके और नेदरलैंड्स के सैनिक नॉर्वेजियन सी से बैरेंट सागर तक सुरक्षा देगा ये नया वॉरफेयर सेंटर। और इस बीच पोलैंड से अहम खबर, पोलैंड में बड़े युद्ध की तैयारी शुरू कर दी गई है। यूक्रेन से साथ बॉर्डर पर किलेबंदी की गई है। 1945 के बाद सबसे बड़ी किलेबंदी कर रहा है पोलैंड। यह महत्वपूर्ण डेवलपमेंट है। रूस बेलारूस से सटे बॉर्डर पर पोलैंड अब सुरक्षा बढ़ा रहा है। कहीं ना कहीं खतरा है। यूक्रेन से सटे बॉर्डर पर भी बढ़ाई जा रही है सुरक्षा। यह देखिए, तो देखिए पोलैंड ने कैसी किलेबंदी कर दी है। रूस से युद्ध के संकेत मिलते हुए नजर आ रहे हैं। क्या इन तस्वीरों के जरिए यह कहा जा सकता है क्या? बड़ी खबर, रूस और बेलारूस के खिलाफ ईस्टर्न शील्ड प्रोजेक्ट की शुरुआत की गई है। पोलैंड ने कैसे किलेबंदी की है ये आप देखिए। रूस बेलारूस से सटे बॉर्डर पर सुरक्षा बढ़ा रहा है पोलैंड। लगातार सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद की जा रही है। यूक्रेन से सटे बॉर्डर पर भी पोलैंड की किलेबंदी शुरू हो गई है। जो यूक्रेन से सटा बॉर्डर है उसे वाटर टाइट किया जा रहा है। यूक्रेन से सटे बॉर्डर पर सुरक्षा लगातार पोलैंड बढ़ा रहा है। ये कुल मिलाकर तैयारियां नजर आ रही हैं। बॉर्डर सुरक्षा के लिए $2.5 बिलियन खर्च कर रहा है पोलैंड। पिछले 79 साल में पोलैंड की यह सबसे बड़ी किलाबंदी है। कैलिनिनग्राद के साथ 800 किलोमीटर के बॉर्डर पर सबसे कड़ी सुरक्षा नजर आ रही है। तो पोलैंड ने अपनी किलेबंदी किस तरह से कर दी है, इसका अंदाजा आप इस मैप को भी देखकर लगा सकते हैं। पोलैंड ये जो अपनी सीमा है इसे चाक चौबंद कर रहा है। कैलिनिनग्राद के साथ 800 किलोमीटर के बॉर्डर पर सुरक्षा सबसे ज्यादा कड़ी कर दी गई है। यानी पोलैंड को कहीं ना कहीं जो खतरा है उसके मद्देनजर ये तमाम इंतजाम किए गए हैं। बख्शी साहब, कितनी जरूरी नजर आती हैं आपको ये तैयारियां? पोलैंड को आखिर किस बात का है सबसे ज्यादा डर? देखिए, जो सारी सप्लाईज हैं नेटो की, अमेरिका की, जो यूक्रेन को जा रही हैं वो तकरीबन पोलैंड के थ्रू जा रही है। मेन लॉजिस्टिक कॉरिडोर वहीं से है। वहां पे अमेरिका ने एक एंटी बैलिस्टिक मिसाइल बेस एस्टैब्लिश किया है पोलैंड के अंदर, जिस पे बड़ी आपत्ति है रूस को। और अब जब रूस बड़े आक्रामक तेवर दिखा रहा है, खासकर जब से कि एटैकम्स और स्टॉर्म शैडोज का ताबड़तोड़ इस्तेमाल होना शुरू हो गया है रूस की टेरिटरी पर, तो अंदेशा है कि शायद रूस आक्रामक कार्रवाई करेगा। और अगर करेगा तो मोस्ट लाइकली जो प्लेस है, अगर उसने वॉर को स्प्रेड करना है यूक्रेन से, यानी कि हॉरिजॉन्टल एस्केलेशन करनी है, मोस्ट लाइकली प्लेस इज पोलैंड। और वहाँ पे आप देखें कि बड़ी बातचीत हो रही है कि 1 लाख की फौज भेजेगी नेटो। और ये जो डिफेंसिव कार्रवाई है ये बिल्कुल जतला रही है कि वो लोग घबराए हुए हैं और वो कोई चांस नहीं लेना चाहते जहाँ तक सवाल है रूस का। और उसके चलते ये बड़ी तैयारियां हो रही है नेटो की तरफ से भी। और पोलैंड तो बिल्कुल फ्रंट लाइन पर है जहाँ तक इस लड़ाई का सवाल है।
बिल्कुल, जीजे सिंह साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। सिंह साहब, खास करके अमेरिका में नेतृत्व परिवर्तन जब होगा, क्योंकि बाइडेन जा रहे हैं, डोनाल्ड ट्रंप आ रहे हैं, और युद्ध को लेकर दोनों की पॉलिसीज में जबरदस्त हम डिफरेंस देखते हैं। क्या आपको लगता है जनवरी के बाद बहुत कुछ परिवर्तन इस स्थिति में हम देखेंगे, या फिर जिस तरह का तनाव अभी नजर आ रहा है वही कंटिन्यू करेगा? देखिए, ये कहना कुछ मुश्किल है, क्योंकि अगर जो बाइडेन साहब हैं उन्होंने तो पूरी तैयारी कर दी है, जैसे आप कह रहे थे किलाबंदी पोलैंड में हुई है, और जो भी यूरोपियन बॉर्डर लगता है रशिया के साथ वो तैयार है। अभी किलाबंदी के साथ घेराबंदी भी हो गई है, क्योंकि आर्कटिक जो है वो ऊपर आता है नॉर्थ में, ये इसको पूरी तरह घेर लिया है रशिया को। हाँ। और जो ट्रंप साहब आ रहे हैं ये बड़े अनप्रिडिक्टेबल हैं, हर कोई चीज डील समझते हैं। और ये अगर देखा जाए बाइडेन और ट्रंप को, तो ट्रंप थोड़ा नजदीक है पुतिन के। हाँ। अगर पुतिन को मना लेता है कि कोई डील करके कि थोड़ा जो तुमने इलाका जीता है यूक्रेन का उसको अपने पास रखो, साथ में ज़ेलेंस्की को बना लेते हैं कि तुम पीस को इंपॉर्टेंस दो, वहां पे शांति चाहिए, अभी थोड़ा इलाका जाता है तो जाने दो, इसको कहते हैं एक्सचेंज ऑफ लैंड फॉर पीस जी। तो ऐसा कुछ कर दें, वो डील कर दें तो सक्सेसफुल रहेंगे। नहीं तो अगर वो मिलिटरीली और उनकी जो यूएस जनरल्स हैं, उनकी डीप स्टेट जो है, जिसको डीप स्टेट भी कह देते हैं, क्योंकि कंट्रोल करने वाले तो जनरल, स्ट्रेटेजिक्स और दूसरे लोग, ब्यूरोक्रेट्स जो वो है ना उधर, जी बिल्कुल, वो बताते हैं, वो एडवाइस करते हैं कि नहीं ये स्थिति ऐसी रखी जाए और रखनी पड़ेगी, क्योंकि ईरान को भी खत्म, उसका न्यूक्लियर को दे वांट टू टेक आउट न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन फ्रॉम ईरान, बिकॉज जो रिपब्लिकन्स हैं, मुझे याद है कि बाद अफगान की बात चल रही थी, अफगानिस्तान के ऊपर हमला कर रहे थे, तो बहुत से रिपब्लिकन्स जो सेनेटर्स थे उन्होंने यूएस प्रेसिडेंट बुश को बोला था कि सारी फौज जो है वो अभी नॉर्थ अरेबियन सी और जहां पे आ चुकी है, तो जाते जाते अफगानिस्तान के ऊपर, ईरान के ऊपर भी बम्बार्डमेंट करते जाओ, निकालते जाओ। तो उनकी तो पहले से ही दुश्मनी है, वो करना चाहते हैं, पहले से ही दुश्मनी है। बिल्कुल सही आपने कहा सर। और देखिए, इस वक्त हमारे पास सीरिया से जुड़ी बड़ी खबर आ रही है। अलेप्पो में सीरियाई सैन्य बेस पर विद्रोहियों का कब्जा हो गया। यह बड़ा डेवलपमेंट है। तहरीर अल शाम ने कब्जे का दावा कर दिया है। मिलिट्री बेस में फाइटर जेट्स पर भी उनका कब्जा हो गया है। भारी मात्रा में हथियार छोड़कर यहां से सीरियाई सैनिक भागने के लिए मजबूर हुए हैं। ये देखिए तस्वीरें, एचटीएस का कब्जा हो गया है अलेप्पो के इस मिलिट्री बेस पर। मिलिट्री बेस में अब ये जो तस्वीरों में आपको तमाम फाइटर जेट्स सीरिया के नजर आ रहे हैं, ये अब विद्रोहियों के कब्जे में हैं। तहरीर अल शाम ने इन पर कब्जा कर लिया है। अलेप्पो में जो सीरियाई सैन्य बेस है, जिसकी तस्वीरें इस वक्त टीवी 9 भारतवर्ष आपको दिखा रहा है, इस पर अब विद्रोहियों का कब्जा हो गया है। और हमारे साथ प्रोफेसर राजन कुमार मौजूद हैं। राजन जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा, अब आप देखिए कि एक मिलिट्री बेस पर भी यहां कब्जा हो गया विद्रोहियों का, क्या आपको लग रहा है, क्योंकि बशर अल असद जो हैं ये शिया समुदाय में ही एक फिरका है अल-वाइट, जिससे ताल्लुक रखते हैं, यानी 10वीं सदी में जब इराक से इस पूरे तबके का दमन किया गया तो वो सीरिया में आकर बस गया, यानी शिया समुदाय से वो ताल्लुक रखते हैं। तुर्की की इन्वॉल्वमेंट दूसरी तरफ। क्या ये जंग जो इस वक्त हम देख रहे हैं सीरिया के अंदर, ये शिया वर्सेस सुन्नी का भी एक एंगल है इसमें? और निश्चित रूप से इसमें कोई शक नहीं है समीर कि इसमें शिया सुन्नी का भी एंगल है, क्योंकि आप देखेंगे कि जो विद्रोही जो रेबल फोर्सेस हैं उसमें ज़्यादातर जो है वो सुन्नी फोर्सेस हैं। हाँ। और उसमें बहुत ही जो रेडिकल एलिमेंट है अलकायदा से जिनका है, आईएस से ये है, उसके अलावा जो सुन्नी एलिमेंट हैं जो मिडिल ईस्ट में, वेस्ट एशिया में, उनका सपोर्ट इस रेबल ग्रुप को हमेशा मिलता रहा। उसमें टर्की एक लीडिंग है और दूसरे सऊदी अरब का या दूसरे देश भी सपोर्ट करते हैं। अभी कितना कर रहे हैं सऊदी अरब सपोर्ट, यह कहना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन इसमें निश्चित रूप से इसमें
इसमें रिलीजियस एंगल भी है, क्योंकि जो वहाँ पे सुन्नी फोर्सेस हैं उनको लगता है कि ईरान का दबदबा बढ़ता जा रहा है। पूरे वेस्ट एशिया के क्षेत्र में देखिए, इराक उनके इन्फ्लुएंस में है, सीरिया उनके इन्फ्लुएंस में है, जो लेबनान है वहाँ पे उनका इन्फ्लुएंस है, और हमास जो फलस्तीन का इशू है वहाँ पे भी ईरान का इन्फ्लुएंस काफ़ी ज़्यादा है। हालांकि हमास जो फोर्सेस हैं वो सुन्नी फोर्सेस हैं। इन सारे कॉन्टेक्स्ट को देखेंगे तो ये सुन्नी जो फोर्सेस हैं, खासकर IS और अलकायदा वाले, उनको ये बर्दाश्त नहीं हो पा रहा है कि ईरानियन और सिया फोर्सेस इतने मजबूत होते जा रहे हैं। तो निश्चित रूप से उसमें सुन्नी और सिया का भी एंगल है इसमें। बिल्कुल बिल्कुल, यही वजह थी कि मैंने आपको ज़हमत दी और इससे लेकर आपसे सवाल किया, क्योंकि ये एंगल भी अब साफ तौर पर नजर आ रहा है। वहीं दमिश्क में भारी फायरिंग से हड़कंप मचा हुआ है। दमिश्क की ओर तेजी से बढ़ रहे हैं सीरियाई विद्रोही। अलेप्पो के बाद हमा शहर में विद्रोहियों की एंट्री हो गई है। असद के तख्ता पलट की कोशिश में हैं HTS के लड़ाके। असद समर्थक सीरियाई मीडिया ने ये बड़ा दावा किया है। और इस बीच एक और अहम खबर, उत्तरी सीरिया के कुवैरिस में अलकायदा का कब्जा हो गया है। कुवैरिस की सड़कों पर अलकायदा के आतंकी नजर आ रहे हैं। आर्मर्ड पर्सनल कैरियर के साथ नजर आए अलकायदा के आतंकी। कुवैरिस एयरपोर्ट पर कब्जे का दावा भी उनकी तरफ से किया गया है। तो सीरिया में एक बार फिर IS के आतंकी अब खुले तौर पर नजर आने लगे हैं। कुर्द लड़ाकों से छीना गया कुवैरिस एयरपोर्ट, ये खबर सामने आ रही है। और देखिए, अलेप्पो के बाद विद्रोहियों का अगला टारगेट है हमा। HTS कमांडर ने यह बड़ा ऐलान कर दिया है। अलेप्पो की सरकारी बिल्डिंग से किया गया ऐलान। अलेप्पो में करीब सभी सरकारी बिल्डिंग्स पर HTS का कब्जा हो गया है। और देखिए, इदलीब एयरफोर्स बेस पर भी विद्रोहियों के कब्जे की खबर सामने आ रही है। इदलीब के कई इलाकों में जमा हो गए HTS के लड़ाके। ये देखिए तस्वीरें, HTS के कब्जे में सीरियाई आर्मी के कई सैनिक। भारी तादाद में हथियार जब्त करने का दावा भी उनकी तरफ से किया गया है। यानी सीरिया में अब हालात पूरी तरह से आउट ऑफ कंट्रोल होते हुए नजर आ रहे हैं। और कुछ और अहम तस्वीरें सामने आई हैं हमा शहर से। खास तौर से हमा शहर से भाग रही है सीरियाई अरब सेना। हमा से होम्स की ओर अरब सेना का मूवमेंट देखा गया है। हमा की ओर तेजी से बढ़ रहे हैं दरअसल विद्रोही। ईरानी मिलिशिया ने भी हमा के ठिकाने छोड़ दिए हैं। तो ये 4 तस्वीरें देखिए, बहुत अहम है। कुवैरिस से जो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, अलेप्पो से जो तस्वीरें दिखा रहे हैं, हमा में आप देखिए किस तरह से सीरियाई अरब सेना भागती हुई नजर आ रही है। सरकारी बिल्डिंग में HTS का कब्जा हो गया है अलेप्पो में। इसके अलावा इदलीब की तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं, जहां एयरफोर्स के बेस पर बाकायदा विद्रोहियों ने कब्जा कर लिया है और जो फाइटर जेट्स हैं वो अब विद्रोहियों के कब्जे में आ गए हैं। हमारे साथ तमाम खास मेहमान मौजूद हैं। बख्शी साहब, ये जो तस्वीरें नजर आ रही हैं, ये तो साफ तौर पर बता रही हैं कि विद्रोही अब सीरिया में हावी होते हुए दिख रहे हैं। बताइए, वो तस्वीरें फिर से सामने आने लगी। सीरिया की सड़कों पर खुलेआम ISIS के आतंकी घूम रहे हैं, अलकायदा के आतंकी घूमते हुए नजर आ रहे हैं। और बड़े ताज्जुब की बात यह है, जिस बात का जिक्र आप भी कर रहे थे, कि अब अलकायदा और ISIS जैसे बर्बर आतंकी संगठनों के आतंकी अमेरिका की शय पर काम कर रहे हैं और अमेरिका के प्यादे बने हुए हैं सीरिया के अंदर। बेशक यूसी, ये बड़ा सरप्राइज ऑफेंसिव किया गया है जिसने सीरिया की आर्मी को बिल्कुल अचंभा में डाल दिया है और बहुत ही सरप्राइज हासिल करके वो बड़े सडन गेन्स किए हैं। और अलेप्पो का गिर जाना और इदलिब का गिर जाना, एयरबेस का कब्जे में आ जाना, ये बड़ी गंभीर डेवलपमेंट्स है। वाकई अब तिल मिलाकर देखिए, रूस के लिए ये बहुत अहम जगह है। मात्र पूरे मेडिटेरेनियन में अगर एक नेवल बेस रूस के पास है मिडिल ईस्ट में, तो वो सीरिया के अंदर है। और वो बिल्कुल नहीं चाहते कि किसी भी तरह से, उन्होंने ही अभी तक कायम रखा है बाशर अल असाद के रेजीम को, और वो और ईरान ने मिलकर। हाँ। लेकिन इनके थोड़े क्रॉस पर्पस पे ये लोग काम कर रहे थे। और एकदम जहाँ पे इजराइल की एयर स्ट्राइक से काफ़ी नुकसान पहुंचा,
हिजबुल्लाह को, जो कि ऑपरेट कर रही थी सीरिया में, और जो ईरानियन मलेशिया जो थे वो जो सीरिया में ऑपरेट कर रहे थे, इजराइल की भीषण एयर स्ट्राइक से, काफ़ी रिपीटेड एयर स्ट्राइक से उनको काफ़ी नुकसान पहुंचा है। और जैसे ही वो कमज़ोर पड़े, यहाँ पर ये अल-शाम्स और बाकी ISIS अलकायदा ने बढ़त हासिल की है और भीषण हमले कर दिए। बिल्कुल भीषण हमले कर दिए हैं और ये बढ़त साफ तौर पर नजर आ रही है। दावे तो बहुत बड़े बड़े किए जा रहे हैं कि तमाम इलाकों पर हमने कब्जा कर लिया है। एक और बड़ी खबर, सीरिया के हल्फाया में भी विद्रोहियों का कब्जा हो गया है। ये देखिए, हल्फाया के चप्पे चप्पे पर अब HTS के लड़ाके नजर आ रहे हैं। लड़ाकों ने सड़क पर फायरिंग करके इसका जश्न बनाया है। ये देखिए तस्वीरें, सीरिया के हल्फाया से तस्वीरें सामने आ रही हैं। विद्रोही अपने जेस्चर के जरिए ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि यहां पर भी हमारा कब्जा हो गया है, सरकारी ठिकानों पर हमने कंट्रोल कर लिया है। ये देखिए, और सीरिया के हमा में भारी फायरिंग से दहशत है। HTS विद्रोहियों ने हमा में भी फायरिंग की है। शहर में फायरिंग कर कब्जे का जश्न मनाया जा रहा है। HTS के कई लड़ाकों ने एक साथ जोरदार फायरिंग की है। ये देखिए किस तरह के हालात हैं। ऐसा लग रहा है शहर के शहर एक एक करके विद्रोहियों के कब्जे में आते जा रहे हैं। दो तस्वीरें आपके सामने हैं। एक तरफ आप देख सकते हैं सड़क पर कैसे विद्रोही फायरिंग कर रहे हैं, जश्न मना रहे हैं। दूसरी तरफ आपको हल्फाया की तस्वीरें दिखा रहे हैं जहां पूरे शहर पर कब्जा कर लिया गया है और राइफल से गोलियां दागकर, ताबड़तोड़ गोलियां चलाकर इसका खुलेआम ऐलान किया जा रहा है। और देखिए, अलेप्पो में असद के भाई का स्टैचू गिरा दिया गया है। विद्रोहियों ने बासेल का स्टैचू गिरा दिया। अलेप्पो में कब्जे के बाद विद्रोहियों का यह एक्शन, बासेल अल असद की प्रतिमा गिराकर जश्न मनाया गया है। तो ये देखिए, ये तस्वीरें बता रही हैं कि इस वक्त विद्रोही सीरिया के अंदर किस कदर हावी होते हुए नजर आ रहे हैं। ये तस्वीर आप देखिए, असद के भाई बासेल का स्टैचू गिराया गया है। दूसरी तरफ आप देखेंगे, अगर हम दूसरे राष्ट्रों को भी इसमें काउंट कर लें तो 5 अगस्त 2024 की वो तारीख जब मुजीबुर रहमान की मूर्ति तोड़ी गई बांग्लादेश के अंदर। वहीं कोलंबो में राष्ट्रपति भवन में तोड़फोड़ हुई थी 8 जुलाई 2022 की वो तस्वीरें आप याद कीजिए। और सद्दाम हुसैन का स्टैचू भी तोड़ा गया था, एक वक्त वो भी था। और आज इन तस्वीरों की याद जहन में जिंदा हो जाती है जब बशर अल असद के भाई की स्टैचू को विद्रोहियों ने गिरा दिया है सीरिया के अंदर। तो सीरिया में जिस तरह से तमाम महाशक्तियों का इन्वॉल्वमेंट नजर आ रहा है, हालात बद से बदतर होते हुए नजर आ रहे हैं और अलकायदा और आईसिस के आतंकी खुलेआम सीरिया की सड़कों पर घूमते नजर आ रहे हैं। बेहद दुर्भाग्यपूर्ण तस्वीरें वहां से सामने आ रही हैं, नजर आगे भी रखी जाएगी। सीरिया के हालात को लेकर आपको देंगे अपडेट। तमाम खास मेहमानों का शुक्रिया अदा करना चाहेंगे। एक छोटे से ब्रेक के लिए हमें यहां पर रुकना होगा, फौरन होते हैं हाजिर, कहीं ना जाइएगा।